आपको एक छोटे से शब्द में बताऊं कि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है। तो प्रियम्बल बेसिकली इंट्रोडक्शन है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। किसका? भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है। क्या है? परिचय। यानी अगर आपको संविधान को समझना है, किसको समझना है? संविधान को, तो आप उसके प्रियम्बल को पढ़ डालिए। किसको पढ़ डालिए? प्रियम्बल को। आप ये समझ जाएंगे कि संविधान किस बारे में है। आई बात समझ में? पूरे संविधान के समझने का निचोड़, पूरे संविधान का एक तरह से देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है किसमें? प्रस्तावना में। ये इसमें दो केसेस बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला जो केस है वो है 1968 के आसपास का, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जो कि बेरूबाड़ी केस के आसपास है। बेरूबाड़ी केस हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हुआ था, वो हुआ था। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बेरूबाड़ी एक छोटा सा यूनियन पड़ता है, यूनियन था उस समय, ये पड़ता है। इसके जगह को लेकर के मतभेद हो गए थे कि हमें ये राज्य चाहिए, हमें ये राज्य चाहिए करके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। इसको पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन शॉर्ट में जानो तो उसमें एक फैसला दिया था और कहा था कि जो प्रियम्बल है, यानी ये प्रस्तावना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर एक और ऐतिहासिक केस होता है 1976 में। इसके तहत 9th स्केड्यूल ऐड किया गया था। याद रखना, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यही हुआ था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत, यानी संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत केशवानंदन भारती एक केस होता है। कौन सा केस होता है? हालांकि 1973 का केस है, जिसका फैसला 1976 में हुआ था। इस फैसले के तहत यह कहा गया था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। क्या है? प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। तो प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना में सबसे पहला बदलाव, सबसे पहला चेंज किया गया था 1976 में। यह बात कह दी गई थी कि आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं की जाएगी। बात समझ में आई? किससे छेड़खानी की जाएगी? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं की जाएगी तब तक, जब तक संविधान के प्रस्तावना में दिया गया कोई भी शब्द किसी भी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचाता है, उस पर सवाल खड़े नहीं करता है, तब तक प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और इसी के तहत यह कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो गया और रिजिड भी हो गया। रिजिड इसलिए, कठोर इसलिए कि इसकी प्रस्तावना के साथ छेड़खानी नहीं की जाती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर संविधान कठोर है। और फ्लेक्सिबल इसलिए है कि उनके दिए गए अनुच्छेदों में या कुछ आर्टिकल्स में बदलाव किए जा सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कानून को। तो इसलिए उस जगह पर वो लचीला है। तो इस तरीके से संविधान फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो इसी तहत मैं आपको आज सबसे पहले प्रियम्बल के, तो ये रहा द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है क्या? सबसे पहला मतलब क्या दिया है? क्या बताया मैंने आपको? मतलब क्या है इसका? द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है। यानी अगर संविधान की परिभाषा बतानी हो कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो संविधान की परिभाषा उसका प्रियम्बल है, यानी उसकी प्रस्तावना है। ठीक है? जिसके तहत क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये फिलॉसफी है, वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करता है और गाइडिंग प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज ऑफन कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which is in simple way you can say it is the parichay of the constitution, is the base of the constitution or also called as the basic structure of the constitution। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं, आते हैं। अब आते हैं कि प्रियम्बल में लिखा क्या है। जो एक्चुअल प्रियम्बल है वो क्या है? वो ये है, देखो इसमें सभी शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और उनके बारे में भी समझेंगे कि है क्या, इन शब्दों का महत्व क्या है, लेकिन एंड में, अभी फिलहाल हम इसकी चर्चा करते हैं। देखो प्रियम्बल है हमारे सामने, टेक्स्ट टू द प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन, एक वर्ड, सोशलिस्ट दूसरा वर्ड, सेक्युलर तीसरा वर्ड, डेमोक्रेटिक चौथा वर्ड, रिपब्लिक पांचवा, एंड
to secure to all citizens justice, liberty, equality, and fraternity, adopted on 26 January 1950, amended once in 1976 by 42nd Amendment Act to add socialist, secular and integrity. क्या ऐड किया? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। क्या बोला? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल। दिख रहा है? वैसे ये हो सकता है ना कि सोवरेन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट में रखता है। नहीं, सोवरेन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट में नहीं रखता है। सोवरेन वर्ड, ये वर्ड सारे एक क्रम में रखे गए हैं। सोवरेन का मतलब होता है कि संप्रभु होना, यानी खुद का स्वामी होना। जैसे पहले अंग्रेजों का स्वामित्व था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 देखोगे तो समय आप देखोगे स्वामित्व सेंट्रल पर कौन बैठा था? ब्रिटेन, इंग्लैंड बैठा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर पास होते थे, कानून वो बनाते थे। ठीक है, 1935 के एक्ट में ये चलता था। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ 1947, 1950 जब बनकर तैयार हुआ, तो इसके तहत हमें ये देखने को मिला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर अब अंग्रेजों का राज नहीं है, इसलिए इसे सोवरेन बनाओ, संप्रभु बनाओ। यहाँ की पार्लियामेंट खुद कानून बनाएगी, यहाँ की पार्लियामेंट खुद संशोधन करेगी, यहाँ की व्याख्या यहाँ का सुप्रीम कोर्ट करेगा जो इस देश का निवासी होगा। तो यह संप्रभु होने की परिभाषा। वही कि इंडिया में इससे आगे कुछ नहीं, संप्रभुता यही है कि जो मेन है संप्रभु यही है, यानी खुद का स्वामी। भारत खुद है, इस पर दूसरे का स्वामित्व नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब एक ही है कि भारत खुद का स्वामी है, इसका कोई और स्वामी नहीं है, इसलिए संप्रभु है, सोवरेन है। ठीक है, आगे चले। और भी कोई सवाल हो तो आगे इसका जवाब मिल जाएगा, डोंट वरी। अब इसके की फीचर्स क्या क्या है देखो। की फीचर्स में सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स पावर फ्रॉम सिटीजन, नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो संविधान को कहां से पावर मिलती है? यहां के सिटीजन से, नैतिक यानी यहां के नागरिकों से। अच्छा, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपकी नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है? एग्जैक्टली, संविधान की आज्ञा का पालन करना, संविधान को मानना, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, यही है क्या? एक नागरिक होने की परिभाषा। जो भारत, जो देश के संविधान के प्रति झुकाव दे या उसकी इज्जत करे या उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? सोवरेन होना, संप्रभु होना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होना। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे की भावना पैदा करना। आजादी, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, समानता का भाव, जस्टिस, न्याय, सभी को समान न्याय मिले, सभी को समान आजादी मिले, सभी को समानता का अधिकार हो और सभी में भाईचारे की भावना हो। भाईचारे की भावना मतलब ये नहीं हो कि सही भाई बहन होंगे, इसका मतलब यह है कि जीवों के प्रति दया हो और किसी के प्रति कोई गलत भाव ना हो, न ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। यह है मानव हित के लिए, जिसे कहते हैं। किसके लिए? मानव हित के लिए। दूसरा, डेट ऑफ एडॉप्शन। कब अपनाया गया था कानून? 26 नवंबर 1949 में, इनफोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ 1949 में और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो बातें हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं यहां पर। सबसे पहला क्या है? सोवरेन होना। इसमें जो शब्द है सोवरेन, ये कहा कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट। अब भारत क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उस पर किसी दूसरी पावर, दूसरी कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरी शक्ति से कंट्रोल नहीं करती। अब ये संप्रभु है, खुद का स्वामी भारत खुद है। दूसरा, सोशलिस्ट होना। ये सोशलिस्ट जोड़ा गया था कब? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसे मार्क कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं। एम्स एट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। सोशलिस्ट होने के तहत यह देखा गया कि कानून, यानी कि भारत देश जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी तरीके का भेदभाव सामाजिक रूप से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो, किसी को ऊंच नीच की भावना का भेदभाव करने का अधिकार